कि शादी हर हालत में होनी चाहिए। मैं बस यही जानता हूँ। शादी होगी आदित्य, हर हाल में होगी, और तुम इस सरकार के सबसे करीबी रिश्तेदार कहलाओगे, और उसके बाद सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में होगा। मैं हर हालत में शंकर प्रसाद जी की जमानत करवाना चाहती हूँ कि इसकी एवज में तुम्हारे पापा क्या लेंगे? 2 करोड़, 4 करोड़ या फिर 5 करोड़? तुम तो कभी नहीं चाहोगी कि माँ जी इस घर में वापस आए, क्योंकि अगर माँ जी इस घर में वापस आ गई तो तुम्हारा तो इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा रागिनी, ऐसा ख्वाब देखना भी मत, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। देख लेंगे, जरूर देखेंगे। अरे बस करो तुम लोग, जैसे ही मौका मिलता है अपनी आपसी रंजिश निकालने लगते हो। ये खुद को इस घर की बहू कहती है ना राजवी, लेकिन इसे तो ये भी नहीं पता है कि पापा जी खुद माँ जी को इस घर में लाना चाहते हैं। वो उन्हें इस घर में लाने की पहल कर रहे हैं और माँ जी पर इस बात का कोई असर नहीं। हाँ रागिनी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि पापा इतने नरम दिल हो जाएंगे कि माँ को वापस लाने की बात करें। ऐसा इसीलिए है राजवी, क्योंकि माँ जी के साथ जो हादसा हुआ उससे पापा जी को एहसास हुआ। स्वाभाविक सी बात है राजवी, जब कोई अपना दूर होता है तो डर पैदा होता है और तब प्यार का महत्व समझ में आता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि माँ जी इस घर में वापस आ जाए, ताकि पापा जी और माँ जी अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ गुजारें। लेकिन मुझे ये लगता है कि रागिनी तो हमेशा मेरे लिए माँ जी को भड़काती है। राजवीर, इसे समझा लो कि हमसे इस तरह से बात ना किया करे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे इंतजार था। ज्योति, हाय ज्योति। हाय निधि, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? कहाँ हो अभी? बस घर पर हूँ। निधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ये बात तुम्हारे लिए जाननी बहुत जरूरी। ऐसी भी क्या बात है ज्योति? निधि, हो सकता है कि तुम्हें इस बात से ठेस लगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम आदित्य से प्यार करो और उससे तुम्हारी शादी होने वाली। पर ऐसी भी क्या बात है ज्योति? निधि, तुम्हें यह समझना होगा कि ये शादी किसी स्वार्थ के लिए तो नहीं की जा रही, या फिर इस शादी के पीछे कोई मतलब तो नहीं है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो ज्योति? निधि, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह से इस सच्चाई को समझने की कोशिश करो, इसकी तह तक पहुंचो। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसको दिल थाम कर सुनो, और जब तक तुम इस सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाओ, इस बात का जिक्र किसी से भी मत करो, क्योंकि जुबानी तौर पर कही गई इन सभी बातों की कोई अहमियत नहीं है और इस सच्चाई की तह तक सिर्फ तुम पहुंच सकते हो। हमारी सरकार में आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं उनके पीछे किसी और का नहीं, प्रदीप जी और आदित्य का हाथ। नहीं ज्योति, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है निधि, इन सारे घोटालों के पीछे प्रदीप जी और आदित्य का ही हाथ। मैंने खुद अपने कानों से प्रदीप और आदित्य की बातों को सुना। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि इन घोटालों के पीछे प्रदीप और आदित्य का ही हाथ। दोनों शारदा आंटी के वफादार बने रहे और ये खेल खेलते। मेघना आंटी के ऑफिस में वो सारी फाइलें जानबूझकर आदित्य ने ही पास कराई, और उन फाइलों को भेजने वाला कोई और नहीं, प्रदीप। मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम ही हो जो इस सच्चाई की तह तक पहुंच सकती। तुम्हें इस सच्चाई का पता लगाना होगा निधि। अगर तुम कोशिश करो तो सच्चाई तुम्हारे सामने आ सकती है।
अब कैसी तबीयत है शारदा? मैं ठीक हूँ, अब तो तबीयत भी ठीक हो गई है। मैं जानता हूं तुम मेरी बात मानोगी तो नहीं, लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, इसलिए मिलने चला है। मैं जानती हूँ मेरी बात से आपको ठेस लगी, मेरा इनकार आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ शारदा। मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ, मुझे पूरे प्रदेश से रिश्ता निभाना है, और राजनीति कैसी है, क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ शारदा। कहीं ना कहीं मुझे ये बात खल रही है कि तुम्हारे इनकार के पीछे राजनीति है या कुछ और। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। हाँ, ये सच है कि मैं राजनीति के लिए जीता हूं, मरता हूं, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें कितने दुख दिए। जिंदगी का वो कौन सा पड़ाव था शारदा, क्या तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? जब तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें गैर समझता हूं और तुम्हें पत्नी का अधिकार न दिया। नहीं, मैंने तो कभी भी आपसे ये शिकायत नहीं की। वो घर तुम्हारा था शारदा, घर की मालकिन तुम थी। तुम जो कहती थी वही होता था। हाँ, मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि तुमने मेरे घर को संभाला, और तुम्हारी वजह से ही मेरा घर घर था। तुमने मेरा ख्याल रखा, और मैं ये भी मानता हूं कि हर इंसान की तरक्की के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। मैंने एक बार नहीं, कई बार महसूस किया है कि मेरी तरक्की के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। क्योंकि घर में रहकर ही सही, लेकिन तुमने मेरा हर वक्त साथ दिया है। ये सब आज दोहराने का क्या मतलब है? शारदा, मैं सिर्फ अपना दिल हल्का करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने कब तुम्हारी मांगे पूरी नहीं की। मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूं शारदा, ताकि मैं अपने दिल को टटोल सकूं कि मुझसे कौन सी गलतियां हुई हैं जिसकी ये सजा मिल रही है मुझे। आपने कभी कोई जुर्म नहीं किया, आपने हर खुशी दी। सच कहो तो उस घर में मैं मालकिन बनकर ही रही। सिर्फ मेरा घर नहीं, पत्नी घर की मालकिन होती है। अगर तुम उस घर की मालकिन नहीं हो तो फिर और कौन हो सकता है? मुझे आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, अगर शिकायत थी तो एक बात, आप राजनीति की बातों को लेकर दूसरी बातों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। बस इसी बात की शिकायत थी मुझे। अब सब कुछ हमारे हाथ में होगा, क्योंकि सरकार भी हमारी होगी, और हम जो चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। अब चाहे मुख्यमंत्री मेघना जी बने या शारदा जी, चलनी तो सिर्फ तुम्हारी ही है। और दोनों के साथ करीबी संबंध भी तो तुम्हारे ही है ना। बिल्कुल ठीक। कल तक जरा संभल कर सावधानी से काम लेना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखें बंद करके मनमानी करेंगे। बस एक बार निधि से मेरी शादी हो जाए, फिर देखना, सारी ताकत, सारी पावर मेरे हाथ में होगी। सरकार हमारे इशारे पर काम करेगी, पूरी दखल हमारी होगी, और जो हम चाहेंगे वही होगा। राइट। और हम इसी तरह तरक्की करते रहेंगे।
फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है। कार्यकारी मुख्यमंत्री की बेटी से आदित्य की शादी हो जाए बस, उसके बाद देखना। मुबारक हो आदित्य, लेकिन बस इतना ध्यान रहे कि हमारा साथ न छूटे। साथ भी रहेगा और हाथ मिलाकर भी चलेंगे। देखो, मैं बिजनेस को किस हद तक बढ़ाता हूं, तुम बस अलग अलग कंपनी लॉन्च करते रहो, बस नाम के लिए। आगे का सब काम मेरा है। एक नहीं 1000 मौके आएंगे। लेकिन नई नई कंपनियां खोलना इतना आसान नहीं होगा आदित्य। अब इतना तो तुम्हें करना होगा मेरे दोस्त। आगे के रास्ते मैं बनाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं सोच रहा था कि कुछ रोड वगैरह बनाने के कॉन्ट्रैक्ट ले लिए जाए, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अब फर्जी कॉन्ट्रैक्ट का मामला तो भूल ही जाओ, क्योंकि उस पर अब सबकी नजर है। और अब जितनी भी फाइलें आती हैं उसे मेघना देवी भी पढ़ती है और शारदा देवी भी नजर डाल ही लेती है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। सरकार में है ना, करोड़ों के वारे न्यारे होते रहेंगे। लेकिन आज मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि प्रदेश की भी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता हूँ शारदा। रिश्ता ना आपने तोड़ा है न मैंने तोड़ा है। मेरा तो यही मानना है, एक सुहागन अपने सुहाग से कभी रिश्ता नहीं तोड़ती। आज भी सुबह पूजा करने से पहले अपनी मांग में सिंदूर सजाती हूँ, यही सोचकर कि मैं आपकी सुहागन हूँ। जब भी मांग में सिंदूर सजाती हूँ तो मेरी आंखों के सामने आप ही का चेहरा रहता है। आप भी मुझे जरूर याद करते होंगे, लेकिन अब ये बात सिर्फ यादों तक सिमट कर रह गई, क्योंकि राजनीति के रास्ते पर भेजा भी तो आप ही ने था। अब आप ही वापस बुलाना चाहते हैं, जो मुझे संभव नहीं लगता। ठीक कह रही हो तुम अपने रास्ते पर चलती रही और मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, और अलग अलग रास्ते पर चलते हुए हमने पलट कर एक दूसरे को देखा ही नहीं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकती, जनता के विश्वास को नहीं झेल सकती। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है वो रास्ते खो चुके हैं जो आप तक पहुंचते हैं। अभी आगे बहुत सारे ठेके, बहुत कुछ है। कहीं रेत का ठेका है, कहीं दारू के ठेके। पैसे कमाने के रास्ते मैं बताऊंगा, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मैं दिलाऊंगा। बस इसी दिन का तो इंतजार था हमें आदित्य, कि कब तुम्हारी शादी हो और कब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। मंजिल सामने नजर आ रही है, बस रास्ते बनाने की देर है। और हाँ, आज शाम को मेरी शादी है, बड़े हॉल में रिसेप्शन रखा गया है, तुम दोनों को आना है। भाई मुझे तो मत बुलाना, क्योंकि अगर मैं वहां पर आया तो सबकी नजर में आ जाऊंगा। मेरी तरफ से शादी की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ समझ नहीं आता देवव्रत जी, कुछ समझ नहीं आता कि राजवीर की बातों का आखिर मतलब क्या है। उसकी बातों का कुछ मतलब है भी, या उसने आज के हालात को और उलझाने के लिए ये सब कहा है? इस संदर्भ में बहुत सोचने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं गृह मंत्री जी, आग के बिना धुआं नहीं उठता, और अगर धुआं है तो इसका मतलब है कि आग भी कहीं ना कहीं जरूर है। मैं भी वही सोच रहा हूं देवव्रत जी, शायद कहीं तो कुछ बात है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। मैडम हद से ज्यादा प्रदीप और आदित्य पर विश्वास करती हैं। मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार है। वैसे तो मुझे भी ऑफर किया था, लेकिन शर्त ये थी
कि चाहे किसी भी हाल में शंकर प्रसाद की जमानत होनी चाहिए। और राजवीर की बात सुनने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सारे तथ्यों पर पैनी नजर रखनी चाहिए कि कहीं सचमुच आदित्य और प्रदीप इस तरह के खेल तो नहीं खेल रहे हैं। आपने जांच के आदेश तो दे दिए ना किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी को। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसके परिणाम आए। पहली रिपोर्ट तो आ चुकी है और उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि फाइल मुख्यमंत्री ऑफिस से ही निकली है और गृह मंत्रालय में गई है, वहीं से ही उसको क्लियरेंस मिली है। हाँ राकेश, क्योंकि प्रदीप जी सबसे ज्यादा करीब, और इस करीबी की वजह यही है कि शारदा जी उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं। जाहिर सी बात है कि हर फाइल को तो वो चेक नहीं करती होंगी। प्रदीप जी जो भी फाइल उनके सामने रखते होंगे वो उन पर दस्तखत कर देती होंगी। और वो फाइलें गृह मंत्रालय से आती हैं जहां मेघना जी ने क्लियर किया है, और इन फाइलों पर दस्तखत कराने का काम आदित्य करता है। अगर सचमुच आदित्य और प्रदीप मिले हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि यह काम उन दोनों के लिए कठिन नहीं है और बड़ी आसानी से इस काम को अंजाम भी दिया गया है। हाँ राकेश, एक प्रदीप और दूसरा आदित्य। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्रदीप साइन करवाकर अपनी सारी फाइलें गृह मंत्रालय भेजता था और बाकी का काम आदित्य कर देता था। ये काम बहुत आसानी से कर लेते थे ये लोग। दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है, इसका खुलासा तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, किसी भी तरह से इस सच्चाई को सामने लाना ही होगा। हाँ राकेश, अगर ये सच्चाई सामने लानी है तो जल्दी लानी होगी, क्योंकि अगर शादी हो गई तो उस लड़की की जिंदगी उलझ कर रह जाएगी। ठीक है, मैं उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बात करता हूं और तथ्य बताता हूं। हो सकता है कि तथ्यों के आधार पर वो प्रदीप और आदित्य की छानबीन करें, जिससे उनकी सच्चाई जल्दी सामने आ सके। कावेरी, तुम भी अपनी वकालत में लगी हुई हो और मैं भी अपने काम में। दोनों ही इंसाफ के क्षेत्र में हैं। लेकिन क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने घर के साथ पूरी जिम्मेदारियां नहीं निभा सके, अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा सके? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब हमने गौरव से कहा तो था। और वैसे होता भी यही है कि जिस क्षेत्र में माँ बाप होते हैं बच्चे भी उसी क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन अब उसे ही बिजनेसमैन बनना था। यही सुनता आ रहा हूं कि वो बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहा है। आज इस कंपनी को लॉन्च किया, आज इस कंपनी को रजिस्टर किया, पता नहीं कहां गई ये सब कंपनियां। बार बार पूछना भी तो ठीक नहीं लगता। अब छोड़िए ना, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, जीने दीजिए। वैसे गौरव है कहां? दोनों ही सुबह सुबह क्लब चले गए। चलो ठीक है। अरे हाँ, ये शंकर प्रसाद का केस आप ही की अदालत में है ना? जाहिर सी बात है, मेरी ही अदालत में आएगा। वकीलों की पूरी टीम लगी है उन्हें जमानत दिलाने के लिए। मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार है। वैसे तो मुझे भी ऑफर किया था, लेकिन शर्त ये थी कि चाहे किसी भी हाल में शंकर प्रसाद की जमानत होनी चाहिए। आजकल के वकील तो बस बड़े बड़े दावे करते हैं, पैसे ले लेते हैं, चाहे जमानत मिले या ना मिले। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? वो लोग मुंह मांगी कीमत इसलिए देने के लिए तैयार थे क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि कोर्ट में मैं जीरा करूंगी और आप जमानत दे देंगे। लेकिन ये बात तो मुझे पता है ना कि आप इस आधार पे तो जमानत देंगे नहीं। चलो, कम से कम मेरी पत्नी तो ये समझती है कि ऐसे किसी आधार पर मुझे कानून से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर मेरा काम सिर्फ इंसाफ करना है, इंसाफ। एक बात है कावेरी। वो क्या? मैं जानता हूं कि वो अपराधी है, लेकिन साक्ष्य इतने मजबूत होते हैं कि मुझे उसे जमानत देनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, फैसला देना पड़ता है। ये मजबूरी मुझे दिल ही दिल में सताती है। और मैं ये भी जानता हूं
ऐसे साक्ष्यों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो अगला उन साक्ष्यों को लेकर हाईकोर्ट जा सकता है, वहां से उसे जमानत मिल सकती है, और अगर उसे वहां से जमानत मिल गई तो मेरे फैसले पर उंगली उठेगी। कई बार मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है, लेकिन साक्ष्य इतने मजबूत होते हैं कि मुझे फैसला देना पड़ता है। ये तो रोज की बात है। आजकल लोग कानून से खेलने के लिए हर दिन कुछ नया प्लान बनाते रहते हैं। हम किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन परिस्थितियां भी अक्सर परीक्षा आप जैसे लोगों का ही लेती है, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। और ऐसे रास्तों पर चलने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बेटा, शारदा की मजबूरियों को हमें समझना चाहिए। अगर वो नहीं आना चाहती तो ना आए। अब हमें इस बात को भूलना होगा बेटा। जिंदगी एक भंवर है। क्या हुआ पापा? क्या माँ ने कुछ कहा? क्या आपकी कुछ बात हुई उनसे? कोई बात नहीं है बेटा, ऐसे मौके पे कुछ कहा नहीं जा सकता। पापा जी, क्या कहा माँ जी ने? क्या वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है? बेटा, मानने ना मानने की क्या बात है इसमें। मैं शारदा के धर्म संकट को जानता हूं। दरअसल ऐसे मामलों में विचार बढ़ जाते हैं, सोच बढ़ जाती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शारदा के दिल में इस घर के लिए वही प्यार है, वही लगाव है। बेटा, आज भी वो इस घर को इतना ही याद करती है, लेकिन घर में आने की बात को लेकर वो एक धर्म संकट में फंसी हुई है, क्योंकि प्रदेश की भी तो जिम्मेदारियां हैं ना उस पर। उसने प्रदेश की जनता से तरक्की का वादा किया है, प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है वो। ऐसा तो नहीं है ना पापा कि अगर माँ इस घर में रहने आ जाएंगी तो वो जनता की सेवा नहीं कर पाएंगी, इस प्रदेश की तरक्की के लिए काम नहीं कर पाएंगी? ऐसा तो नहीं है। तुम नहीं समझ रहे हो राज, ये राजनीति का मामला है। शारदा सिर्फ अपनी मर्जी से इस प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनी है, उसे उस पार्टी के लोगों ने बनाया है, और ये दो पार्टियों का मामला है। इस घर से एक दूसरी पार्टी का भी संचालन होता है, और उस पार्टी के लोग शारदा को इजाजत नहीं देंगे कि वो इस घर में आके रहे। बेटा, शारदा की मजबूरियों को हमें समझना चाहिए। अगर वो नहीं आना चाहती तो ना आए। अब हमें इस बात को भूलना होगा बेटा। नहीं, मैं रिश्वत नहीं दे रहा हूं, सौदा कर रहा हूं, सौदा। कितना लेंगे आप? क्या मैं घर में रहकर जनसेवा नहीं कर सकती? क्या मैं अपने बेटे, बहू और पति के साथ रहकर मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाल सकती? पार्टी की नजर में ही नहीं, बल्कि लोगों की नजर में भी आपकी आस्था पर सवाल उठने लगे। अगर आप सचमुच इस प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती हैं तो इन पारिवारिक बातों को छोड़ना होगा।